नमस्ते बच्चों, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ऑन कंपटीशन प्रोफाइल। इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सवाल जो डिफरेंट कंपटीशंस में पूछे गए हैं और रिलेवेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बात करेंगे, तो पेपर पेन लेकर बैठ जाएं आप और अपने आंसर्स लगाते जाएं। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करें, आपका खुद का जो असेसमेंट है वो आंसर वहाँ पे लिखें और फिर वीडियो को प्ले करके आंसर को देखकर चेक करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज how many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may float in an electric field of intensity 10.9 Newton per coulomb directed upward. So just think about the situation. सोचो क्या स्थिति है अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ किसी सिक्के से जिसका मास 1.6 ग्राम है, यानी उसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ 1.6 g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट में जाना पड़ेगा CGS से। सो दैट इट मे फ्लोट, हम चाहते हैं हवा में तैरें। क्यों तैरें? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहाँ लगाया है 10.9 न्यूटन पर कूलम का, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा F इक्वल टू QE ऊपर की तरफ, वेट काम करेगा नीचे की तरफ mg। दोनों को आप इक्वेट करके आंसर निकालिए प्रॉपर यूनिट्स यूज करके, और जब आपका आंसर आ जाए तो आप वीडियो को प्ले कीजिए, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज 9.8 इंटू 10⁷ इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने होंगे। तो जो चार्ज उसकी वजह से Q इक्वल टू NE से आएगा बच्चों। पहले तो Q निकालेंगे आप, mg इक्वल टू QE से। Q निकालने के बाद आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा Q इक्वल टू NE, तो वहाँ से N आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁷। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकाले तो ये हवा में तैरेगा, इट विल फ्लोट। अब मैकेनिक्स में सिमिलर क्वेश्चंस आप करते हैं जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखते हैं कि एक तश्तरी उसको हवा में तैराना है, किस रेट पे गोलियां चलाएं। गोली का मास दिया होता है, तश्तरी का वेट दिया होता है, तो वहीं आप फिर से बैलेंस करते हैं mg और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसको। और इसी तरह की सिचुएशन बच्चों मैग्नेटिज्म में आएगी। मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे कि कोई वायर है, उसकी लीनियर डेंसिटी आपको दी हुई रहेगी, उसकी वजह से उसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, उसमें करंट फ्लो करा के अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है IL क्रॉस B, और उसकी वजह से उसको हवा में तैरना होता है। तो ये सिमेट्री है। तो जब हम ओवरऑल सारा पढ़ चुके होंगे और इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो लिंक करके एक जगह क्वेश्चन डिस्कस करने पर सभी जगह के क्वेश्चंस वो उसमें लिंक होकर आ जाएंगे, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो ये Q इक्वल टू mg, Q की जगह हमने NE लिखा और यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लिखने को क्वेश्चन में लिख दिया जाता है लाइन्स ऑफ फोर्स, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट वर्ड, करेक्ट फ्रेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन ए रीजन आर रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर, ऐसे दिखाया है। देन वन कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, लाइंस दूर दूर हो गई हैं, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो जवाब आपके सामने है नॉन यूनिफॉर्म। सभी ने सही कर लिया होगा मैं समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज रिंग at a large distance from the center will। तो सिचुएशन इमेजिन कर लो, क्या है बच्चों सिचुएशन? सिचुएशन क्या है? एक रिंग है, एक्सिस पर छोड़ा हमने, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो किधर जाएगा?
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर रिंग की तरफ आएगा, मान लीजिए ये रिंग है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर रिंग की तरफ आएगा। अब क्या हुआ, रिंग है तो सही मेरे पास यहाँ पर, ये रही, ये रिंग है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर रिंग की तरफ आएगा और जब तक वो सेंटर पे पहुँचेगा वो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा तो दूसरी तरफ निकल जाएगा, फिर रिटार्ड होगा, फिर वापस आएगा, यानी ऑसिलेट करेगा। क्या उसका मोशन एसएचएम होगा? तो दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, 2 और 3, ऑसिलेटरी मोशन या एसएचएम। दोनों में डिफरेंस क्या है? एसएचएम होने के लिए ज़रूरी शर्त है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, प्लस दूसरी शर्त है फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन। तो वो आपको यहाँ देखना होगा चेक करके। करेक्ट आंसर है ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अगर हम उसको कैलकुलेट करके निकालें, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है बच्चों, सो एसएचएम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स लिखा है, फिर मैं सही प्रोनाउंस करूँगा, फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो यहाँ आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं Q1 और Q2 के बारे में? इन 4 ऑप्शन में से चुन लीजिए, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा इस बार, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डायग्राम से आप चुन सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आपने आंसर अपना चुन लिया तो प्ले कीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं Q1 से लाइंस सारी बाहर जा रही हैं, तो पॉजिटिव नेचर में Q2 से भी बाहर जा रही हैं, वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए लाइंस रिपेल भी कर रही हैं। Q2 के साथ एसोसिएटेड लाइंस कम है, Q1 के साथ एसोसिएटेड लाइंस ज़्यादा है नंबर में, और हमने पढ़ा था नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं Q1 ग्रेटर देन Q2, तो 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 4। Next question, figure shows electric lines of force if Ex and Ey are the magnitudes of electric fields at points X and Y respectively then। मैं समझता हूँ सभी लोग कर सकते हैं इस सवाल को, तो देख लीजिए यहाँ पर, पॉज कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए आपका, फिर प्ले कीजिए। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो X पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, Y पर कम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज radially outward and at a point is given by E equal to 250 R वोल्ट पर मीटर, जहाँ पे R जो है डिस्टेंस है उस पॉइंट की फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ये पता चल गया हमको। कैलकुलेट द चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। जस्ट सॉल्व इट। हिंट ये बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन रेडियली आउटवर्ड है, किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इतनी है जहाँ पर R जो है डिस्टेंस है उस पॉइंट की ओरिजिन से। तो चार्ज जो कि कंटेंट होगा एक ऐसे स्फीयर में जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और वो सेंटर्ड है ओरिजिन पे। तो सबसे पहले बच्चों आप डायग्राम बनाकर देखो इसका, व्हाट डू यू थिंक? क्या हम बिना सॉल्व किए आंसर तक पहुंच सकते हैं? क्या ये 0 होगा? चार्ज कंटेंट निकालना है हमको। We have to find charge content in the sphere of radius 20 centimeter. So correct option is 3, 2.22 into 10 power minus 10 कूलम। कैसे आया? Here is the solution. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया K/r², आपने फॉर्मूला लगाया, वो वेरिएबल है 250 इंटू R, उसकी जगह आपने रखा 1/4 पे ε0, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q और अपॉन R²। R को हमने 20 रखा स्फीयर पे निकालने के लिए, स्मॉल r इज 20 सेंटीमीटर था, मीटर में बदला 20 इंटू 10⁻², और यहाँ से हमने निकाल लिया Q, क्योंकि अकेला अननोन Q बचता है, तो Q आता है 2.22 10⁻10 कूलम। तो ये इस तरह से सॉल्व हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q इन द शोन अरेंजमेंट आर इन द रेशियो। इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए, पॉइंट P यहाँ पर है जिसकी डिस्टेंस R है, पॉइंट Q यहाँ पर है जिसकी डिस्टेंस 2R है, यहाँ अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज Q है और बाहर वाले पर 3Q है, और हमें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो E at P अपॉन E at Q। यू हैव टू फाइंड दिस रेशियो। मैं समझता हूँ कर सकते हैं आप। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, K/r² होता है, और
ये हॉलो कंसेंट्रिक शेल हैं, हॉलो कंसेंट्रिक शेल बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो करेक्ट आंसर है 3, 1:1। कैसे? ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है, यहाँ चार्ज q है, यहाँ पर 3q है। सो लेट्स सी, पॉइंट P पर kq/r², अंदर वाले चार्ज की वजह से, बाहर वाले की वजह से नहीं होगा। पॉइंट Q पर अंदर वाले की वजह से होगा kq/2r का स्क्वायर, बाहर वाले की वजह से होगा k3q/2r का स्क्वायर। टोटल हुआ kq/4r² प्लस 3kq/4r² यानी kq/r²। तो ये भी kq/r², ये भी kq/r², इसलिए 1:1। तो मैं समझता हूँ मज़ेदार सवाल है? थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरह से सेट की गई है, चार्ज की डिटेल्स, डिस्टेंस की डिटेल की रेशो आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए चार्ज कन्फिग्रेशन, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट। आप कर सकते हैं, आसान है। सो करेक्ट आंसर इज Q1 से लाइंस निकल रही हैं, Q2 के मुकाबले ज़्यादा निकल रही, Q2 से भी निकल रही हैं। करेक्ट आंसर क्या है? Q1 एंड Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। अब तक आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। Electric field lines originates from positive charge. Higher the number of field lines originating from positive charge, greater is magnitude of charge. This is the concept. जिस पर बेस था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 point charges are placed at the vertices of a hexagon. ये हेक्सागन, इसके वर्टिसेस किनारों पे हमने रखे हैं 6 पॉइंट चार्ज। इस हेक्सागन की साइड 1 मीटर है और सिमेट्री की वजह से ये O से इस पॉइंट की डिस्टेंस, वर्टेक्स की डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आपको बताना है। गौर कीजिए, 3 चार्ज पॉजिटिव हैं, Q Q Q, और बचे 3 नेगेटिव हैं, -Q -Q। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? क्या ये 0 होगा? नहीं। क्यों? ये जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप इमेजिन करेंगे वो +1 पड़ा है, +1 पड़ा है, ये -Q अट्रैक्ट करेगा, ये +Q रिपेल करेगा, तो नेट 0 नहीं होगा। तो कितना होगा? 6 टाइम्स होगा क्या? नहीं। Q/4 पे एप्सिलॉन 0 हो सकता है क्या? हो सकता है। तो 3 और 4 में से सही जवाब क्या है? तो करेक्ट आंसर इज 3, Q/πε0। कैसे? लेट्स सी सॉल्यूशन। इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये -Q अट्रैक्ट कर रहा है इधर, ये -Q अट्रैक्ट कर रहा है इधर, ये वाला +Q रिपेल करेगा, इसलिए 2 एरो यहाँ पर दिखाए हैं। ये +Q रिपेल करेगा, इसलिए 2 एरो यहाँ पर दिखाए हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये इस -Q की तरफ आएगा। +1 यहाँ पे इमेजिन किया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ईच चार्ज E kq बाय, एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर यहाँ पे हम निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालें अगर, तो आप चाहें तो 2E करके ले सकते हैं, अदरवाइज पहले एक का निकाल लें, यानी खाली तीनों नेगेटिव का रिजल्टेंट फिर तीनों पॉजिटिव, तो वो उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए ये आंसर आ रहा है हमारे पास 4E। अब 4E में जब मैं E की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बचता है Q/πε0। जरूर नहीं आप इस तरह से लिख कर करें, आप कैसे भी अपने तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी सेम, Q/πε0, यू विल गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आर प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। ऐसे हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे से ऊपर की तरफ, प्लस से माइनस। तो कंसेप्ट हमने सीखा था, अभी डिस्कस किया था दूसरे वीडियो में, जो सब्जेक्टिव पैटर्न का था। प्रोटॉन ट्रेजेक्ट्री इज मोर कर्व्ड और अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री इज मोर कर्व्ड, बोथ ट्रेजेक्ट्रीज आर इक्वली कर्व्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो बच्चों, डायरेक्शन तो सेम ही होनी है, क्योंकि अल्फा और प्रोटॉन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे दोनों। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला ये आंसर तो रिजेक्ट हो गया, थर्ड आंसर तो रिजेक्ट हो गया। फोर्थ हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है, इक्वली कर्व्ड हो सकती हैं क्या?
तो Q बाय एम रेशो पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन के लिए Q बाय एम, मास प्रोटॉन का 1, चार्ज 1। अल्फा पार्टिकल He24 मास 4 है उसका और चार्ज है 2। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 2, अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी इज मोर कर्व्ड। अल्फा पार्टिकल ज़्यादा मुड़ेगा इस फील्ड में। क्यों? अगले सवाल में इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यानी आंसर के लिए फिर से एक क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 3 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट किया हमने ए, बी और सी को विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर। वहाँ सेम काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ सेम वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर टू द फील्ड एज शोन। उसका फ़र्क पड़ेगा क्या? तो बच्चों फॉर्मूला लिखकर देखना, फ़र्क पड़ेगा। सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम वेलोसिटी का, पर सिमिलर इफेक्ट आएगा या डिफरेंट आएगा वो आपको लिख कर देखना है फॉर्मूले को। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, ये आपसे पूछा। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो सी है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर देखते हैं तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो किसके लिए मिलना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3 यानी सी। कैसे? चार्ज विद मैक्सिमम कर्व पाथ हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight is given by। ये कंसेप्ट अभी हमने यूज़ किया था, तो बताइए सही जवाब क्या होगा। 2 फोर्स हैं, mg नीचे की तरफ, QE ऊपर की तरफ। सो आंसर टू mg अपॉन E। कैसे? mg को इक्वेट किया चार्ज इनटू फोर्स E से, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें मिलता है mg अपॉन E। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोन इज ए प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। द साइन ऑफ चार्जेस, यहाँ पर चार्जेस के साइन आपको बता। अच्छा बच्चों, कोई सा भी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो इंडिविजुअल डिस्कशन के लिए मैं अवेलेबल हूं। बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414489614 पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और मैं जवाब देता हूं। ठीक है? सो नो नीड टू वरी एट ऑल। जो भी चीज़ें आपको कंसेप्ट्स जो हम डिस्कस करें इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं होगी। अगर होगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। उतनी देर मैं नहीं चाहता आप स्क्रीन के सामने बैठें अपनी आंखें ख़राब करें। बीच बीच में आप आसपास देखते रहें, अपनी आंखों को घुमाते रहें, बीच बीच में 2-3 बार आंख धो लें। दिन भर में कम से कम 3 बार आंख धोनी चाहिए, मुंह में पानी भर के ऐसे फुलाकर, ठंडे पानी से, वही ठंडा फ्रिज का नहीं, मटके का पानी। वापस लौटते हैं बच्चों। द फिगर शोन, ये दिख रहा है आपको, लाइंस आ रही हैं, तो सही जवाब क्या है? द करेक्ट आंसर इज 1, बोथ नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्फीयर ऑफ रेडियस R हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वॉल्यूम। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, समझ जाओ आप। At a distance x from its center for x less than r, the electric field is directly proportional to। इसकी सिमेट्री आप बिठा सकते हो ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो स्मॉल g का वेरिएशन हमने डिस्कस किया था या डिस्कस करते हैं, हम फिर सीखते हैं। स्मॉल g का वेरिएशन सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, बाहर जाने के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो यहाँ जवाब आप दे सकते हो x लेस देन r के लिए आंसर 3 करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, x लेस देन r है, देन E होता है KQX अपॉन R3, तो E इज प्रोपोर्शनल टू x। ये फॉर्मूला हम आगे डिराइव भी करेंगे थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जो अभी आपने कंसेप्ट सीखा उसी पर क्वेश्चन है। रेडियस 10 सेंटीमीटर इज E, देन एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इट विल बी। तो 20 सेंटीमीटर पर
जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है ई है मैग्नीट्यूड में। तो अंदर जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है 5 सेंटीमीटर, अंदर की बात कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको दिमाग लगाना है, एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज, पेपर पेन लेकर कीजिए या वैसे कीजिए। अगर मान लीजिए मेरे को वैसे करना है तो मुझे पता है ज़ीरो तो नहीं है, इट इज़ नॉन ज़ीरो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो जीरो नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर बाहर ई था, अगर मैं जी की बात करूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो आपको पता होगा कि 2h हाइट पर जाओ या h डेप्थ पर जाओ, इफेक्ट इज सिमिलर। तो यहाँ पर वो सिचुएशन भी नहीं बन रही है, तो ई के बराबर भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम सरफेस पर होता है, सरफेस के बाद घटता है, घटते घटते ई रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता 16 ई, नो वे। अब बचे 4e और 2e, उनमें से आपको ढूंढना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज 3, 2e। कैसे? जस्ट ट्राई इट। नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देख लो। r 10 सेंटीमीटर, स्मॉल r 20 सेंटीमीटर, फॉर्मूला हमने लगाया ई के क्यू बाय 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ से के क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.2 यानी 0.04 टाइम्स ई। अब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोबारा से फॉर्मूला लगाया दूसरा वाला, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब जो भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, यहाँ से रेशियो आ गया, तो ई डैश आता है हमारे पास 2e, दोनों का रेशियो लेने पर के क्यू कट जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों नीट में आया हुआ सवाल है डिफरेंट डेटा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2, सेम कंसेप्ट अगेन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r is e, the electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is। अब गौर करने की बात यह है कि अभी तक हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे थे और यहाँ क्या आ गया, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। यही ट्विस्ट है क्वेश्चन का, जहाँ पर ये कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, आपको पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो आंसर सीधे से दौड़ कर आप बता सकते हो 0। आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल कंसेप्ट है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट इसको बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और ये शील्डिंग इफेक्ट को आप केमिस्ट्री में भी लिंक कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो शील्डिंग होती है सिमिलर होती है कि न्यूक्लियस के जस्ट पास वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इफेक्ट को दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं जाने देते। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, ये दी हुई है, इज गिवन ए चार्ज q, q चार्ज इसको दिया गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर o ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट a के b इज e, इसकी वजह से e है यहाँ पर o पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट a c d b, ये बचे हुए पार्ट की वजह से कितना होगा? क्या इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है या हम कंसेप्चुअली जवाब दे सकते हैं? हमें पता है सिमेट्री की वजह से, पूरे रिंग की वजह से अगर लेंगे तो नेट 0 होगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ए के बी, उसकी वजह से जितना होगा उतना ही नीचे वाले पूरे हिस्से की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करेक्ट आंसर इज 3, ई अलॉन्ग ओके, ओके डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? उतना ही जितना उसकी वजह से इस तरफ है, इतना इसके से ई के बराबर होगा। तो नो नीड टू सॉल्व एट ऑल। इसका एक्सप्लेनेशन, अरे भाई खिसक, ई अलॉन्ग ओके सिंस ई एट द सेंटर मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O of सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज। बच्चों कैलकुलस की एप्लीकेशन आ गई, एस सी ब्रमा में भी है ये सॉल्व एग्जाम्पल। तो इसकी वजह से आपको निकालना है, पूरे की वजह से पता है तो आधे की वजह से निकाल सकते हो, हिंट दिया मैंने। तो जस्ट ट्राई इट। करेक्ट ऑप्शन इज 3, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 A। कैसे? हियर इज द सॉल्यूशन।
स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, वो एंगल सबटेन कर रहा है डी थीटा, थीटा एंगल पर ये है। फंक्शन फ्रेम करेंगे, डी के लिए एक्सप्रेशन आया के डी थीटा, कितना चार्ज उसके अंदर होगा अपॉन ए स्क्वायर के क्यू अपॉन ऐसे। तो डी थीटा को बच्चों डी क्यू मान लो, डी थीटा की जगह डी क्यू मान लो। दिस इज नॉट थीटा, दिस इज क्यू, चार्ज क्यू, डी क्यू। तो डी क्यू कितना लैम्डा टाइम्स डी एल है, तो के इंटू लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब हमने क्या किया, डी एल की वैल्यू रख दी, डी एल है ए डी थीटा। तो अब इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया, के लैम्डा और ए कांस्टेंट है बाहर आ गए, डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया 0 to 2 पाई, डी क्यू को नहीं किया, यहाँ डी थीटा है बच्चों, दिस इज डी थीटा, दिस इज डी क्यू, इमेज प्रिंट है ना, यहाँ तो आएगा डी क्यू और डी एल की वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ डी थीटा आएगा। तो करेक्शन कर लो आप, इसमें इमेज प्रिंट है। तो यहाँ ये है डी क्यू, ये थीटा नहीं है क्यू है, और ये डी थीटा है। अब ये 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के की वैल्यू डाल दी मैंने, और कट पिट के जब ये 0 to 2 पाई वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया लैम्डा बाई ए टाइम, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ए। सो जस्ट सॉल्व इट। नेक्स्ट, हॉलो मेटल स्फीयर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस वो 10 वोल्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, क्या होगा। हॉलो मेटल स्फीयर, मेटल आ गया, कंडक्टिंग आ गया, शेल आ गई, कंडक्टर, इट इज़ गुड कंडक्टर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस नहीं है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। उसको हमने इस तरह से चार्ज किया कि उसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। हम जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, पढ़ेंगे पोटेंशियल में, या पढ़ लिया होगा आपने, तो आप जानते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पूरे पर पोटेंशियल सेम रहता है, जितना सेंटर पर उतना ही सरफेस पर उतना ही हर पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर ऑफ स्फीयर पर कितना होगा, सीधा सीधा जवाब है, आप सभी जानते हैं 0। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन विद डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0। यहाँ से सिमेट्री ढूंढ लीजिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कैंसिलेशन हो रहा है वहीं 0 होगा, जहाँ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है क्या 6Q 3Q नहीं हो रहा, यहाँ 2Q 2Q ये हो गया, देखो 2Q 2Q हो गया, QQ हो गया। तो सही जवाब क्या है, आंसर नंबर 2 यानी थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं बच्चों, वो आसान होते हैं। यानी क्या मोटे लोग सीधे होते हैं, जस्ट थिंक अबाउट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन दे दिया आपको, इक्वल टू K/x³ I कैप, द डायमेंशंस ऑफ K आर। तो K की डायमेंशंस आपको यहाँ से निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, इक्वल टू F/Q न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन mL/t-2 नीचे आ गया कूलम, कूलम क्यों होता है IT यानी AT। तो यहाँ से आप E की डायमेंशन निकाल लीजिए और इससे K की डायमेंशन मिल जाएगी, L3 से मल्टीप्लाई करते ही, तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप। अगर खाली L को पकड़ के चले हम तो x³ L3 से, तो यहाँ क्या था mL/t-2 फोर्स और नीचे AT, तो खाली मैं L पकड़ के चल रहा हूँ तो mL एक पावर थी और ये 3 पावर और मल्टीप्लाई होगी, तो L4 इसी में है, L4 इसी में, तो आंसर हो गया 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये तरीका है बच्चों, बाकी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कंपटीशन में तो यही फंडा चाहिए, ऐसे आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। हो सकता है इससे भी अच्छा दिमाग और कोई ट्रिक किसी ने लगाई हो तो अच्छी बात है, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉट पॉसिबल। फटाफट से देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये भी डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस। यहाँ गड़बड़ है, जहाँ पर ये आ गया वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, बच्चों इलेक्ट्रिक होता तो गोल होती, सर्कुलर तो लूप बना सकती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। गौर कीजिए टर्म्स पे, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर मीन्स नॉन कंडक्टिंग यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। देन E एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले किया है, बस लैंग्वेज को पहचानना है आपको, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सो फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या 0 होगा? नहीं। कंडक्टिंग होता तो 0 होता, हाँ। तो यहाँ पहले 100 वोल्ट पर मीटर से इक्वेट करके आंसर निकालिए, फिर 3 सेंटीमीटर, उसके अंदर जाकर आंसर कितना होगा
120 या 125, करेक्ट आंसर इज 3, 120 वोल्ट पर मीटर। कैसे मैं नहीं बताऊंगा, प्रीवियस सॉल्यूशन पर हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मीन्स डाइपोल, डाइपोल की इमेज दिमाग में लाओ, और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, हाँ, तो करेक्ट आंसर इज 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस उतनी है जितनी कि नेगेटिव चार्ज से, नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस ए और बी इज शोन इन फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप कर सकते हो, कर सकते हो, देखो 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आंसर आपके सामने। करेक्ट आंसर इज 1, ए पॉजिटिव क्योंकि इससे लाइंस निकल रही हैं, बी इज़ नेगेटिव क्योंकि लाइंस उसमें जा रही हैं, और ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है क्योंकि ए में से ज़्यादा लाइंस जा रही है, बी में कम लाइंस जा रही हैं, ए से ज़्यादा निकल रही हैं, बी में कम जा रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं बच्चों नई एक्सरसाइज के साथ। बच्चों काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आप भी इंटरेस्ट लेकर इसको करेंगे